हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कोच ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर के साथ ही हम लोग का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर फटाफट से हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स तरफ जाएंगे ताकि आपको आराम से अच्छे से नोट्स मिल जाए और आप लोग रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर सके। चलिए, हम लोगों का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 का चैप्टर नंबर है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड अगर आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, उसके डायग्राम, उसके सारे इंपैक्ट, तो सीधी सी बात है, आपको जो डेफिशिट डिमांड है वो बिल्कुल ही उन चीजों के ऑपोजिट है। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आना वो इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इन दोनों में से कोई भी एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बट हमें नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, इन्फ्लेशनरी आएगा, डिफ्लेशनरी। तो हम करने जो है वो दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से एग्जाम में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले हम एक्सेस डिमांड समझेंगे और एक्सेस डिमांड आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो जो डेफिशिएंट डिमांड उसको करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगने हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है एक्सेस डिमांड होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्सेस मतलब क्या है, कि ज्यादा डिमांड। लेकिन ज्यादा डिमांड किससे बात हो रही है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जो एक्सेस डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन, कि एक्सेस डिमांड बेसिकली एक सिचुएशन है जहां पे कह रहा है ना एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड आप लोगों ने पढ़ा है कि पूरे इकोनॉमी की डिमांड, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली आपके जो कोर्स में 2 सेक्टर मॉडल है। वैसे तो आपको पता है 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, पर आपके जो कोर्स में है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो 2 सेक्टर मॉडल वाला है, कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि डिमांड किसी भी चीज की ज्यादा है और सप्लाई जो है उससे कंपैरेटिवली कम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हम उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ में आए कि अब हमारे पास और रिसोर्सेज है ही नहीं ताकि अपने प्रोडक्शन को, आउटपुट को बढ़ा सके। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है कि जहां पे जितने भी लोग हैं जो काम करने के लिए विलिंग है, काम करने की कैपेबिलिटी है, वो सारे ही लोग पहले से ही जॉब में लगे हुए हैं। तो अब जो है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं कर सकते। ये आपको चीजें ध्यान रखना है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब कह रहा है इसमें कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, क्योंकि आगे डायग्राम में हम इसको समझेंगे। कह रहा है कि गैप बाय कि जो एक्चुअल डिमांड है हमारी, कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात हो रही है। इंडिविजुअल डिमांड आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात कर रहे हैं। कि कह रहे जो एक्चुअल हमारा जो एग्रीगेट डिमांड था एक्सीड द एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि जो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे ज्यादा जो हमारी एक डिमांड है, जिसके कारण एक गैप बनता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखिए डायग्राम को ध्यान से, कि यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो एएस है 45 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको मैंने भी बताया था जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। रीजन बताया था आपको कि चाहे हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन कुछ ना कुछ हम करते ही हैं, इसीलिए जो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। और एडी जो है वो C+I है, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा 2 सेक्टर मॉडल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जहां पे एडी और एएस एक दूसरे को इक्वेट कर दे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगी, बढ़कर इंक्रीज होगी, एडी से AD1 हो गई। लिखा है ना कि एक्चुअल एडी एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिशमेंट। ये हमारी जो एग्रीगेट थी डिमांड, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल थी वास्तव में, लेकिन जो एक्चुअल एडी है वो हमारी मोर देन है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। तो इक्वेट तो यहाँ पे कर रहा था, बट यहाँ पे हमारे जो एक्चुअल एडी है वो ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। तो ये जो आपको दिख रहा है ना कि ये जो गैप है, दिख रहा है आपको कि ये जो इन्फ्लेशनरी गैप, इसी को कहते हैं। समझ में आ गया, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है जहां पे एडी और एएस एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो एक्चुअल एडी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है, ज्यादा लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, ज्यादा गुड्स की डिमांड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनके बीच जो गैप होता है इसे इन्फ्लेशनरी गैप कहा गया है। तो यहाँ पे इनकम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं। तो आई होप आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास चैप्टर की मैं लाइव क्लासेस भी ले लूंगी, ताकि जो डायग्राम्स है वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है। अब हमें समझ तो आ गया कि एक्सेस डिमांड है क्या, इन्फ्लेशनरी गैप है क्या, डायग्राम समझ में आ गया। बट रीजन क्या है कि आखिर एक्सेस डिमांड होते क्यों है, क्या रीजन है कि कभी इकोनॉमी के अंदर जो एक्सेस डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है रीजन है। सबसे पहले कह रहा है कि राइज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का हमने मतलब पढ़ा था कि लोग जो है ज्यादा गुड सर्विसेज की डिमांड करें मार्केट के अंदर। जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे, तो सीधी सी बात है डिमांड भी बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात होती है। दूसरा एक रिडक्शन इन टैक्सेस, कि सरकार ने पहले जो टैक्स रेट थे, देखिए जब सरकार की जो टैक्स होती है, जैसे मान लीजिए 10,000 इनकम कमाते, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, ये इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं,
हमें 10% सरकार को देना पड़ता था, तो 1000 सरकार के पास था, लेकिन हमारे पास 9000 बचते थे अपने ऊपर कंज्यूम करने के लिए, अपने ऊपर खर्च करने के लिए। अब सरकार ने टैक्स के रेट घटा दिए, बोला कि चलो जी अब तुम हमें 10% ना देकर 8% ही टैक्स दो, अब तुम्हें सिर्फ 800 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। मैं छोटा सा फिगर ले समझाने के लिए, तो यानी कि अब आपके पास 9200 बच गए डिमांड कंज्यूम करने के लिए। तो जब सरकार टैक्स कम कर देगी तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, यानी कि खर्च करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है ज्यादा डिमांड भी हम करेंगे। तीसरा कह रहा है कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो हमारे बिहाफ पे बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और जो जनता के पास इलेक्शन में सरकार को, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको जाना पड़ता है, तो वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं ताकि जनता को इससे फायदा हो। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उनके बिहाफ में, जनता के बिहाफ में करने पड़ते हैं। अब सरकार हमारे लिए बहुत सारे खर्चे करते हैं, मतलब स्कूल अच्छे हो गए, चलो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, जैसे दिल्ली में आपको पता है केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स पे बहुत काम किया है, तो जिसके कारण लोगों को अब फ्री में हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल रही है, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। सीधी सी बात है, क्यों सरकार ने इन सब चीजों पर ज्यादा खर्चे करने स्टार्ट करे, तो हमारी जो इनकम है वो बचने लगेगी। अगर हमारी इनकम बचेगी, सेव होगी, तो सीधी सी बात हम कंज्यूम ज्यादा करेंगे, अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे और चीजों को डिमांड करेंगे, तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, भी पीछे पढ़ा था हमने कि जब भी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इकोनॉमी में पैसा खर्च हो रहा है, यानी कि डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट है कि फॉल इन इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि बाहर से सामान मंगाना, यानी कि बाहर से जितने सामान मंगाते थे वो हमने कम कर दिया, समझ आया। तो बाहर की जो चीजें आती थी वो भी हमारी डिमांड पूरी करते हैं, बाहर से हमने चीजें मंगानी कम कर दी, तो जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उन पे ही बर्डन बढ़ेगा। डिमांड ज्यादा है बट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर से आनी बंद हो चुकी है, तो अब जो है डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। दूसरा राइज इन एक्सपोर्ट, या ये हो सकता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट थे, एक्सपोर्ट मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स थे उनकी जो फॉरेन में, विदेशों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है भैया, पहले की तुलना में ज्यादा ही एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो जिसके कारण फिर से डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। क्योंकि डिमांड जो बढ़ती है हमारा डोमेस्टिक डिमांड को भी देखते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी गुड्स की डिमांड है उन डिमांड को भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है डेफिशिएट फाइनेंसिंग, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होती है कि जब गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए इनकम के कंपेरेटिव, सरकार के खर्चे ज्यादा हो गए इनकम के कंपेरेटिव, अब इस खर्चे जो ज्यादा हो गए इसको सरकार बैलेंस कैसे करेगी, तो सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें एक क्या होता है कि सरकार न्यू करेंसी को प्रिंट कर सकती है, ठीक है। लोन लेना भी होता है, जब नई करेंसी को सरकार प्रिंट करती है तो इकोनॉमी के अंदर फिर से पैसा आता है, और जब भी पैसा आएगा, समझ में आया, इकोनॉमी के अंदर, तब क्या होगा, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। तो दीज आर द रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड, की इकोनॉमी के अंदर जो एक्सेस डिमांड उसके पीछे कौन कौन से रीजन है। और जब डेफिशिएट डिमांड आपसे पूछा जाएगा, इसी सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, तो हमारी डेफिशिएट डिमांड आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा एक्सेस डिमांड के रीजन भी समझ में आ गए कि भैया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोगों की बढ़ गई, सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार ने ज्यादा कर दिए, लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, इंपोर्ट गिर गया है, एक्सपोर्ट बढ़ गया है, डेफिशिएट फाइनेंसिंग हो गई है। इतने सारे रीजन के कारण हमारे जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ तो रही है, पर उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा एक्सेस डिमांड का। सबसे पहली चीज देखिए, हमारी जो इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो लोग काम करना चाहते थे, काम करने की एबिलिटी, सभी को काम पहले से ही मिला हुआ, जो काम करना ही चाहते उसको तो हम काउंट ही नहीं करते। तो सीधी सी बात है, अब हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं सकती, आउटपुट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 100% जो हमारे पे रिसोर्सेज उनको फुली यूटिलाइज करें, तो हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कह रहा है कि अब यहाँ पे हमारी जो इनकम, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकते, तो क्या करेंगे मैन्युफैक्चरर, क्या इस सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेंगे कि हमारे गुड्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सीधी सी बात है वो प्राइस को बढ़ाने लग जाएंगे, कहेंगे ठीक है भैया हमारी कीमत बढ़ गई है, जो इस कीमत पे खरीदना चाहता है खरीदो, वरना मत खरीदो। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल पे फर्क पड़ेगा, ना तो एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ेगा, ना ही आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। अगर मान लें कि हम प्रोडक्शन बढ़ा देते तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ती, और फिर प्राइस नहीं बढ़ता, क्यों, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ी है उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो होता है बैलेंस होते, बट क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ पा रहा, जिसके कारण केवल और केवल क्या बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। समझ में आए। तो अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्रॉब्लम होती है तो उसका मेजर्स भी होते हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो आपको पता है इसमें दो तरह की पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमेशा याद रखना, जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो सरकार के हाथों में टूल्स होते हैं, सरकार के पास वो हथियार होते हैं किसी चीजों को ठीक करने के, और जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसके पास होते हैं, देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जिसमें आरबीआई कहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं,
उनके पास एक पॉलिसी होती है, उन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इकोनॉमी को सिचुएशन वो नॉर्मल करते हैं। तो पहले फिस्कल पॉलिसी याद रखना गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और ये किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो सरकार के पास दो टूल्स होते हैं। पहला सरकार के पास क्या ऑप्शन है कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्यों? हमने देखा था सरकार के जो भैया खर्चे बढ़ाने के कारण ही तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ा था। अब देखिए कि सरकार के भैया मेरे खर्चे ज्यादा करने से लोगों की डिमांड जो है ज्यादा बढ़ रही है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, तो वो क्या करेगी? अपने जो खर्चे है थोड़ा कम कर देगी। सरकार अपने खर्चे कम करेगी तो हम अल्टीमेटली अपनी उन चीजों को लेने के लिए खुद के पैसे खर्च करने लग जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? दूसरा, इंक्रीज इन टैक्सेस। अभी देखा आपने कि सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिया था, जिसके कारण हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई थी। डिस्पोजेबल मैंने बताया था कि सरकार को टैक्स देने के बाद जो पैसा खुद अपने लिए बचता है, जो हम पैसा हम अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो सरकार को अब क्या करना पड़ेगा? टैक्स रेट को बढ़ाना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, या तो सरकार क्या करे, कुछ नया टैक्स लगा दे ताकि अल्टीमेटली नए टैक्स के द्वारा लोगों से पैसा खींचा जाए, कि अल्टीमेटली उनकी डिस्पोजेबल इनकम में कम करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सरकार के पास कि सरकार जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसी को बढ़ा दे। मान लो पहले सरकार लेती थी 10%, कि नहीं जी हमको तो 12% चाहिए, तो लोगों की अल्टीमेटली क्या होगी? 2% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, और लोगों की जो इनकम है वो अपने आप ही कम हो जाएगी खर्च करने के लिए, और डिमांड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सेटल्ड हो जाएगा। अब है कि आरबीआई के पास क्या टूल होते हैं। तो आरबीआई के पास दो तरह के टूल्स होते हैं। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों ने मनी में पढ़ा था, बैंकिंग में पढ़ा था, और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला है कि इंक्रीज इन बैंक रेट। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, आपने टर्म 1 में पढ़ा था कि बैंक रेट क्या होता है, कि जिस रेट पे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है जिसे हम कहते हैं, वो कमर्शियल बैंक को लोन एंड एडवांसेस देता है। पता है ना आपको कि हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है, वो आरबीआई के पास जाते हैं। तो आरबीआई या देश का जो सेंट्रल बैंक है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन एंड एडवांसेस देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें लोगों की डिमांड कम करानी है, लोग ताकि कम से कम खर्च करें। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक रेट सरकार बैंक क्या करेगी? महंगा कर देगी आरबीआई। जब बैंक रेट महंगा हो जाएगा, कमर्शियल बैंक को ही महंगा लोन मिलेगा, तो आगे अपने जो कस्टमर्स है उनको भी लोन महंगा देंगे। और हमें पता है कि जब बैंक रेट महंगा हो जाएगा, जब लोन महंगा हो जाएगा, तो लोग डिस्करेज हो जाते हैं। हाई रेट पे लोग इंटरेस्ट लेना, जो भी लोन लेना पसंद नहीं करते। तो धीरे धीरे क्या होगा? लोग लोन कम लेंगे और अल्टीमेटली हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट को कम करना था हमें। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन रेपो रेट। देखिए दोनों का मतलब क्या होता है कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन एंड एडवांस देती है, पर बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों ही लोन होते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है, और जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है। ठीक है, ये आपको इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है। दूसरा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब देश में जो आरबीआई है गवर्नमेंट के बिहाफ में अपने सिक्योरिटी को खरीदती है और बेचती है। अभी यहाँ पे क्या है? इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन मतलब लोगों के हाथों से भी पैसा खींचना है ताकि लोग डिमांड कम करें। बहुत डिमांड होकर रहे लोग, जिसके कारण इन्फ्लेशन हो गया है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे? जो आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को बेचेंगे। सिक्योरिटी बेचेंगे, इसका मतलब जनता खरीदेगी, और जो पैसा है वो बैंक के पास आएगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी से पैसा खींचेगा, और पैसा जब लोगों से लिक्विडिटी खींची जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएगा। तीसरा, इंक्रीज इन एलआरआर। आपने पढ़ा था एलआर का फुल फॉर्म जो होता है आपका लीगल रिजर्व रेशियो होता है। तो इसमें दो तरह के रेशियोज होते हैं, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर का मतलब क्या होता है? एवरी कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन पर्टिकुलर रिजर्व टू द सेंट्रल बैंक। हर एक कमर्शियल बैंक को एक पर्टिकुलर रिजर्व जो है, और रिजर्व की जो परसेंटेज है वो केंद्रीय बैंक ही यानी सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करती है। किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। याद रखना, ये आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है, और जो एसएलआर है बैंक को खुद के अपने पास रखना पड़ता है, ताकि जो कस्टमर्स है, आपको पता है कस्टमर कभी भी बैंक में जा सकता है अपने पैसे विड्रॉल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी 1 लाख रुपए जमा करवाए, 2 घंटे बाद हमको पैसों की जरूरत पड़ गई, हम बैंक में जाते हैं, भैया हमारा पैसा हमको निकलवाना है। देखो बैंक आपको कभी ये नहीं कह सकता नहीं मैम अभी आपने पैसे जमा करवाए, अभी आप नहीं निकाल सकते, अब तो पैसा हमने किसी को लोन दे दिया। जिस दिन बैंक ये बोल देगा, भैया बैंक से आपका भरोसा उतर जाएगा, है कि नहीं है? बैंक क्या बोलता है? वेन एवर यू वांट, जब भी आप चाहो अपना पैसा विड्रॉ करके लो जाओ, हम तो भैया आपके पैसे को सेफ रखे हुए, है कि नहीं? तो हम जब चाहे अपना पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक हमको ये नहीं बोल सकता कि आपके पैसे फलाना को हमने लोन दिया हुआ है, आप 2 दिन के बाद आना है, 4 दिन के बाद आना, ऐसे तो बैंक का हमारा भरोसा ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक कमर्शियल बैंक अपने पास एक लिक्विड मनी रखता है, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसकी जो आवश्यकता है वो पूरा कर सके, तो उसके लिए अपनी रिजर्व रखना पड़ता है। तो एसएलआर जो होता है खुद के पास बैंक लिक्विड में कैश रखता है, और सीआरआर जो रिजर्व होता है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो अब देखिए, मान लें कि देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आरबीआई के अब तुमको रिजर्व बढ़ाना है। पहले तुम 10% रिजर्व रखते थे अपने टोटल का,
और 90% लोगों को उधार दे देते। अब तुम्हें इसको बढ़ाकर 15% कर देना। अब जैसे ही रिजर्व के जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है बैंक की लोन देने की कैपेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, और जब लोन देने की कैपेबिलिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब है लोगों के पास पैसा कम आएगा। पैसा कम आएगा, लोग कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे, और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सिचुएशन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हमें वही तो करना था। तो ये 3 जो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बैंक रेट को बढ़ा देंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे, जो भी हमारी सिक्योरिटीज है उसको बेचेंगे, और जो LRR जो है उसके 2 कंपोनेंट्स है उन 2 को बढ़ाकर मार्केट को ठीक करने की कोशिश RBI के द्वारा की जाती है। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में 2 बेसिकली आपको समझना, एक है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम और आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक क्या करता है, अपने एसेट्स को मॉर्गेज रखवाना पड़ता है, गिरवी रखवाना पड़ता है। बैंक फ्री में आपको कभी लोन नहीं देता। अगर हम हाउस लोन लेते तो भैया हाउस की जो असली प्रॉपर्टी का जो पेपर होता है वो बैंक के पास हम गिरवी रखते हैं। व्हीकल लोन लेते तो पता आपको व्हीकल गिरवी रखवाना पड़ता है। या हमारे पास अपने नाम पे कोई एसेट्स है, अब हमको पैसा चाहिए तो हमको वो एसेट्स बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, और 1 लाख रुपए की मेरे पास एसेट्स है, तो क्या बैंक मुझे 1 लाख पूरा लोन दे देगा? जी नहीं। जितनी एसेट्स होती है उस वैल्यू का कम से कम एक पर्टिकुलर जो है परसेंटेज बैंक काट के चलता है। कल को तुम अगर नहीं दे पाए तो इंटरेस्ट के साथ जो बैंक का पैसा वो रिकवर हो जाए। तो इसमें क्या करता है कि मान लेते हैं कि 10% का मार्जिन काटता है, यानी कि आपको 1 लाख रुपए का एसेट्स बैंक के पास मॉर्गेज रखोगे तो आपको 90,000 पे बैंक दे देगा, चलो जी अपना 90,000 ले लो, 1 लाख का एसेट्स हमने मॉर्गेज रखा हुआ है, आप नहीं दोगे तो आपके एसेट्स आपकी चली जाएगी, हम उसको रिकवर कर लेंगे बेच के। ठीक है, अब मान लो कि अभी कौन सा सिचुएशन है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो बैंक क्या करेगा, इस रिजर्व को जो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट इसको बढ़ाकर 15% कर देगा। अब 1 लाख के एसेट पे आपको 85,000 ही लोन मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह से वो इंक्रीज कर देता है। दूसरा है कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कि इसमें बैंक क्या करता है, सिलेक्टिव हो जाता है कि किस किस चीजों के लिए हमको लोन देना है, जो नॉन प्रोडक्टिव चीजें हैं इन चीजों के लोन नहीं देना है, ताकि लोन को डिस्करेज करने के लोगों को लोन कम से कम देने को सिलेक्टिव पर्पस के लिए लोन को दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है इन्फ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। क्या कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वो चीज इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होती। स्पेशल जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, जिनकी लिमिटेड इनकम होती है, इतनी जल्दी जो है उनकी इनकम नहीं बढ़ती, बट महंगाई के कारण जो है उनका पूरा बजट बिगड़ जाता है, कंजम्पशन गिर जाती है, उनकी सेविंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से उसको नॉर्मल किया जाता है। तो ये पूरा जो था हमारा एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन गैप, रीजन, इम्पैक्ट, कैसे दूर कर सकते हैं। तो अब जो बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से आपके डेफिशिएट डिमांड करना है, तो जिसको भी अगर आपको एक्सेस डिमांड समझ में आ गया तो डेफिशिएट डिमांड समझने में आपको 10 मिनट भी टाइम नहीं लगना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिशिएट डिमांड क्या होता है। सबसे पहले क्या ना कि डेफिशिएट डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस, यानी कि अब क्या है हमारी कि एडी जो है लेस देन एएस है, यानी कि जो अब क्या है आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, यानी कि मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है बट कंज्यूमर चीजों की डिमांड नहीं करे। ये जो है देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है, डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आपको बोला जाए कि नहीं नहीं भैया एक तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, एक तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो बताओ आप क्या लोगे। तो फिर भी इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन को प्रेफर करेगी रेदर देन डिफ्लेशन। समझ में? वैसे मैंने बताया ना कोई भी अच्छी चीज नहीं है, बट स्लो रेट से इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। समझ में कि चलो इन्फ्लेशन के अंदर लोगों के पास जॉब होता है, हाँ है ना, गुड्स की डिमांड होती है, लेकिन जो डिफ्लेशन है बहुत बुरी सिचुएशन होती है, इसमें तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, जॉबलेस हो जाते हैं बंदे। क्यों? क्योंकि हमारी जो सप्लाई है ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, डिमांड है नहीं। तो जो मैन्युफैक्चरर है कितने गोडाउन में सामान बना बना के रखेंगे, उनकी डिमांड नहीं आ रही, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रोडक्शन रोकेंगे, प्रोडक्शन रुकेगी तो जो लोगों को जॉब से निकालेंगे, जॉब से निकालेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और इस तरह सिचुएशन वर्स वर्स खराब होती चली जाती है। तो दूसरा कह रहा है कि डिफ्लेशन गैप क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट देखा से कह रहे गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ फुल एम्प्लॉयमेंट। भैया हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए उससे कम वास्तव में एक्चुअल डिमांड है, बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पे ध्यान से दिख लीजिए, ये हमारी सप्लाई है जो 45 डिग्री पे बनती है, ये हमारी क्या है एग्रीगेट डिमांड। समझ में? फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमको ये पोजीशन चाहिए ताकि यहाँ पे जो है एडी और एएस दोनों को इक्वल काट रहे, बट हमारे जो पास है इक्वल जो है इक्वेट करने के लिए इतनी डिमांड है ही नहीं, डिमांड लेस देन है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है ये जो डिमांड आपकी वास्तव में जो एक्चुअल डिमांड है वो इतनी है, होनी कहाँ थी इतनी, बट एक्चुअल कितनी इतनी। इनके बीच जो ये गैप दिख रहा है दिस इज ए डिफ्लेशनरी गैप। समझ में? तो इसी को यहाँ पे कहा गया है। क्लियर? तो अब है कि रीजन फॉर डेफिशिएट डिमांड, कि भैया डेफिशिएट डिमांड के क्या कारण है। अगर आपने अभी देखा होगा कि इन्फ्लेशन के कारण, तो वही सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, उल्टे कर देने, ऑपोजिट कर देने। उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग ज्यादा गुड्स की डिमांड कर रहे हैं,
तो भैया अब उनकी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, घट गई। इसीलिए कारण से अब जो हमारे डिमांड कम है और डिमांड कम है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई। दूसरा, इंक्रीज इन टैक्सेस, सरकार ने टैक्स रेट बहुत बढ़ा दिए। अब टैक्स रेट सरकार ने बहुत बढ़ा दिए तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम घट गई, डिस्पोजेबल इनकम घट गई तो हम ज्यादा डिमांड नहीं कर पा रहे चीजों का। नेक्स्ट है कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने अपने खर्चे कम कर दिए। अब हम स्कूल, अच्छे स्कूल है नहीं, हमको बच्चे पढ़ाने के लिए स्कूल भी जाना पड़ रहा है, उसकी फीस देनी पड़ी है। अच्छे हॉस्पिटल नहीं, सरकारी नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं। अब देखो प्राइवेट, आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिचुएशन बहुत खराब है, हम सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विदेश में चले जाओ तो ज्यादातर आपको पता है अच्छी अच्छी फैमिली के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो सरकार का एक हेल्प है, लोगों को, बच्चों को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है एजुकेशन के ऊपर इतना ज्यादा जितना कि हमें खर्च करना पड़ता है। 4-4, 5-5 लाख रुपए डोनेशन देने पड़ते, पता है आपको। अगर यहाँ पे आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज्यादा है कि भैया बहुत सारे लोग जो है उसको एडवांटेज नहीं मिल पाता। हालांकि मोदी सरकार के बाद चीजें नॉर्मल हुई है, बट अभी भी लोग, गरीब लोगों तक एक्सेस वो चीजें नहीं हो पाई है। तो सरकार अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो लोग क्या करेंगे, अपनी ही इनकम में से उन चीजों पे स्पेंड करेंगे, अल्टीमेटली चीजों को कंज्यूम करने के लिए उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घट जाएगा, वही पूरा राइज इन इम्पोर्ट, हमारा जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बाहर से सामान बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं। हम पहले अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर भी ज्यादा करें, बाहर से भी सामान आ गया तो सप्लाई क्या होगी, बहुत बढ़ गई, बट डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ी नहीं। और फॉल इन एक्सपोर्ट, समझ आया, जो एक्सपोर्ट है, जो हम सामान इंडिया से बाहर जाता था, अब वो लोग हमारे सामानों को नहीं लेना चाह रहे, चाहे जो भी रीजन, चाहे क्वालिटी अच्छी ना हो, महंगी हो, जो भी रीजन हो, बट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी डिक्रीज हो गया, तो जिस कारण हमारी सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड पीछे से घट गई है। तब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर, तो सबसे पहले कि भैया आउटपुट को डिक्रीज किया जाएगा, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर गोडाउन भरने के लिए सामान मैन्युफैक्चर नहीं करता, कंज्यूमर की डिमांड के लिए, उनकी आवश्यकता के लिए करती है। अब देखेंगे पीछे से कोई डिमांड ही नहीं आ रही तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को रोक देंगे, अननेसेसरी पैसा ब्लॉकेज नहीं करेंगे। जैसे ही प्रोडक्शन को रोकेंगे, आउटपुट डिक्रीज करेंगे, सीधी सी बात है, सीधा क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करेगा, लोगों की जॉब जाएगी, मार्केट में जॉबलेस हो जाएंगे लोग। और अपने एडी को, यानी कि एडी को बढ़ाने के लोगों को क्या करेंगे भैया, प्राइसेस कम करेंगे ताकि कम कीमत पे भी उनके सामान बिके और सामान जो है मार्केट में लोग खरीदने को मोटिवेट हो। क्योंकि देखते हैं जब सामान नहीं बिकती तो सेल लगा दिया जाता है, चीजें कम की जगह कीमत कम कर दी जाती है, ताकि एटलीस्ट जो भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाया वो भी उनका रिकवर हो। इसमें तीनों का इंपैक्ट पड़ेगा, एक तो प्रोडक्शन गिर जाएगी, एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा, और जो प्राइस लेवल है वो भी गिर जाएगा। अब इसको ठीक करने के सिमिलर वही उपाय है, पहले फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे कि जो भी सरकार के हाथों में होते हैं, फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे जो कि आरबीआई के हाथों में होते हैं। तो पहले फिस्कल पॉलिसी के अंदर वही है कि सबसे पहले हमने क्या देखा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसमें सरकार क्या करती थी, खर्चे कम करती थी। क्यों, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे हमारा एम क्या भैया, डिमांड को बढ़ाना है, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो सरकार क्या करेगी, अपने जो खर्चे, अपने जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बढ़ाएगी, ताकि लोग जो है मोटिवेट हो, डिमांड करे, डिमांड करेंगे तो ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोग की जॉब बढ़े आएगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। हर देश एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहता है। दूसरा, डिक्रीज इन टैक्सेस, अब सरकार देख रही है भैया टैक्स के कारण लोग जो है अच्छा पैसा जो है डिमांड हम सरकार के पास से आ जाता है, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे, सरकार क्या करेगी, जो पहले से टैक्स है उस टैक्स में कीमत, उस टैक्स की रेट में कम कर देगी। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने बताया आरबीआई के हाथों में होता है, तो सारे ही पॉइंट उसको ऑपोजिट कर देना। पहले बैंक रेट सरकार ने बढ़ाया था, क्यों, क्योंकि हमें डिमांड को कम करना था। अब क्या हमें डिमांड को बढ़ाना है, तो डिक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट मैंने बताया आपको कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन एंड एडवांसेस देती है, तो अब क्या करेगी, अब रेट को कम कर देगी, ताकि जो कमर्शियल बैंक को जब आरबीआई से लोन सस्ता मिलेगा तो वो भी अपने कस्टमर को सस्ता लोन देगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ले लें इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजम्पशन पर्पज के लिए। तो मैंने रेपो रेट बताया था, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, में आपको पता है जब आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटी को खरीदती है और बेचती है, तो अब यहाँ पे क्या है करेगी, बेसिकली जो हमें क्या करना है, डिमांड बढ़ाना है, पैसे इकोनॉमी के अंदर लेकर आना है, तो ऐसे में क्या करेगी, सिक्योरिटी खरीदने लगेगी, यानी कि लोगों की सिक्योरिटी आरबीआई खरीदेगी, जिससे सिक्योरिटी आरबीआई के पास आएगी और पैसा का जो फ्लो है वो सरकार लोगों की तरफ जाएगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा और पैसे की लिक्विडिटी आएगी, तो सीधी सी बात है डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एलआरआर, मैंने बताया जिसमें सीआरआर और एसएलआर होते हैं, जो भी रिजर्व्स रखने थे अब रिजर्व्स के जो परसेंटेज है वो घटा दिए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दिया जाए, एडवांसेस दिया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें, तो इसीलिए दोनों को जो रेट्स है रिजर्व्स उनको डिक्रीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मैंने बताया था इसमें था ना पहले इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कि मान लेते हैं कि अपने 1 लाख के एसेट्स मॉर्गेज रखे, पहले में 10% काट के मिलता था, अब उसको डिक्रीज करके 8% मार्जिन रखेंगे, यानी कि 1 लाख के एसेट्स है तो पहले क्या था 10%, अब बोलेंगे नहीं जी 8% ही काटो और 92,000 लोगों को दिया जाएगा 1 लाख की प्रॉपर्टी पे, ताकि लोगों के पास पैसा जाए, लिक्विड जाए, क्योंकि लिक्विड जब जाते हैं मार्केट में तो क्या होती है, डिमांड बढ़ती है।
नेक्स्ट है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को क्या करेगी, जो भी लोन देने के लिए लोगों को लोन लेने के लिए मोटिवेट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले। अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर हमें डिमांड को बढ़ाना है ताकि जो है इन्फ्लेशन, जो डिफ्लेशन है, जो कि हमारी डिमांड बिल्कुल घट चुकी है, उस डिमांड को फिर से पटरी पे लाया जाए, लोगों की जॉब रहे, आउटपुट बढ़े और फिर से चीज़ें नॉर्मल हो सके। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाते हैं आरबीआई के द्वारा, सरकार के द्वारा, ताकि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल रहे। मैंने बताया ना, ज़्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छी चीज़ नहीं, ज़्यादा बुरी डिफ्लेशन भी बेकार चीज़ है। पर फिर भी अगर हम दोनों में से बोलो तो इन्फ्लेशन फिर भी उससे बेटर है, क्योंकि इसमें लोगों के पास काम होता है। चाहे चीज़ें महंगी होती है, लेकिन अगर आपके पास काम हो तो महंगी चीज़ें भी यू कैन अफोर्ड। समझ में आए? और स्लो रेट से इन्फ्लेशन तो मैंने बताया कि वैसे भी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज होती है। तो इसके साथ ही हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर से बैक टू बैक आपको फटाफट सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि अब जो है आप लोग के एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, तो अब हम लोग बिल्कुल रेगुलर आपको एग्जाम के लिए वीडियोस मिलते जाएंगे, नोट्स मिलते जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक विनिक्वेस्ट जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे नोट्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।